परेशान भी ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया था। इस चैप्टर से बॉटनी पार्ट से एक एमसीक्यू बनता है और जूलॉजी पार्ट से एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ था, तो हार्डली अगर बनेंगे इस चैप्टर से मैक्सिमम 4 एमसीक्यू बनेंगे और मिनिमम 2 एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, और बहुत आसान होते हैं। हमने फिर भी सारी चीजें लॉजिकली भी पढ़ी है, अगर कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स भी आती है तो आपको चीजें यहाँ माइंड में हो, क्लियर हो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ फेजेस, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रोथ फेजेस। और एज आई सेड कि यहाँ पर एमसीक्यूज जो है बेटा वो इतने ज्यादा नहीं बनते, कम बनते हैं। जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा बनते हैं वो मैं टॉपिकल करवाती हूँ, साथ साथ एमसीक्यू करवाती हूँ। जहाँ चैप्टर वाइज बनते हैं फिर एंडिंग ऑफ चैप्टर पे करवाती हूँ, या फिर बॉटनी और जूलॉजी पार्ट की एंडिंग पे करवाती हूँ। एज यू नो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ई क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको 1 बाय 1 एमसीक्यू करवाएं। बायोलॉजी के रेफरेंस से कह रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब बॉटनी पार्ट एंड होगा जब करेंगे वर्कशीट, या जब चैप्टर एंड होगा जब करेंगे वर्कशीट, ठीक है, पूरी डिस्कशन क्लास रख लेंगे। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ फेजेस। ऑलमोस्ट ये मिलता जुलता है किससे, ऑलमोस्ट ये मिलता जुलता है मेरिस्टेम से। मेरिस्टेम आपने पढ़े थे 3 टाइप के थे, बिल्कुल इसी तरह से ग्रोथ फेजेस जो है ये भी 3 टाइप्स के आप पढ़ेंगे, 3 फेजेस पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, मिक्स नहीं करिएगा, बच्चे मिक्स कर देते हैं क्या चीज, ग्रोथ फेजेस को टाइप ऑफ मेरिस्टेम के साथ, इसलिए पहले ही क्लियर कर रही हूँ। अच्छा, 2-3 चीजें पहले से बतानी थी, हर क्लास में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, मिस बुक मार्किंग करवा दें, हम ये कैसे पढ़ेंगे, समझ नहीं आ रहा, लेक्चर में ये चीज़ बार बार रिपीट कर दें। ई क्लास में ठीक है हम रिपीट करते हैं, वैसे भी आप जानते हैं फिजिकल क्लास के कंपैरेटिवली सारे ही टीचर ने अपना पेस स्लो रखा हुआ है, ठीक है। अगर बेटा इस स्लो पेस के साथ हम चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ जो हर क्लास में बताई है अभी कल परसों में, तो आप भी नोट कर लीजिएगा। बच्चे सोचते हैं हमारे टीचर जो है बोर्ड वर्क कर रहे हैं, हम स्क्रीनशॉट लेंगे, एट दी एंड हम स्क्रीनशॉट को देखेंगे, उनसे चीजें नोट करेंगे, यहाँ समझेंगे माइंड में, और दैट्स इट। बेटा आप अपनी नोटबुक बना लीजिए। अच्छे स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, वो नोटबुक सामने रख के लेक्चर को अटेंड कर रहे होते हैं। कोई भी ई क्लास हो, कोई भी वेबिनार हो, ठीक है, आपने करना क्या होता है, आप नोटबुक को सामने रखिए, भले से सारी चीजें आपको बोर्ड के ऊपर मिल जाए, ठीक है। होगा क्या, जब सारी चीजें बोर्ड के ऊपर होंगी भी, कोई ना कोई एग्जाम्पल हम रिलेट कर रहे होते हैं, आपने डेट डाली, टॉपिक नेम डाला और एग्जाम्पल लिख ली, ठीक है, क्योंकि मिस जो है वो हर चीज बोर्ड पर नहीं लिखती, कुछ चीजें आपको वैसे ही समझा रही होती है, ठीक। तो ये कुछ चीजें थी, इंस्ट्रक्शन थी, इसको फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, ग्रोथ फेजेस प्लांट के अंदर बेटा हम 3 टाइप के पढ़ते हैं, एंड एज यू नो चैप्टर हमारे पास था चैप्टर नंबर 5, और बेटा स्टडी कर रहे थे हम यहाँ पर बॉटनी पार्ट को, ठीक है। अच्छा, इसमें हम और सेकेंड ईयर बायोलॉजी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर 3 फेजेस आप पढ़ते हैं प्लांट के अंदर, और प्लांट भी बेटा हम कौन से वाले स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर एडवांस प्लांट्स, मेंशन कर रही हूँ, प्रिमिटिव प्लांट्स के अंदर नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ रहे हैं हम किसके अंदर, एडवांस प्लांट्स के अंदर। एंड यू नो वेरी वेल एडवांस प्लांट्स बेटा क्या होते हैं, एडवांस प्लांट्स होते हैं एंजियो स्पर्म्स, और ग्रुप इनका कौन सा होता है, ग्रुप होता है ट्रैकियोफाइट। इन तीनों के रेफरेंस से अगर पूछा जाएगा तो सेम फेजेस की बात हो रही है,
Number one phase is formative phase. ठीक है बेटा, सेकेंड फेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट वुड बी elongation phase. This would be the second phase, and last phase would be differentiation phase. ठीक है बेटा, वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे. दीज आर थ्री फेजेस. अच्छा बेटा, इन तीनों फेजेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, बट उससे पहले पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ, उसके बाद आपको तीनों फेजेस बहुत क्लियर हो जाएंगे अच्छे से. फिर कह रही हूँ, मेरिस्टेम बिल्कुल अलग चीज है. हालांकि मेरिस्टेम भी आपने थ्री टाइप का पढ़ा था, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. इसी तरह से यहाँ पर भी एज यू कैन सी थ्री फेजेस हैं, तो बेटा इसको मिक्स नहीं करना. ठीक, सबसे पहले डायग्राम इसको फोकस करते हैं. और बेटा आज हम जो डायग्राम फोकस करेंगे वो करेंगे रूट टिप की. शूट टिप तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है. रूट टिप को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं. एक ही बात है, चाहे आप रूट टिप के अंदर इसको स्टडी करें या शूट टिप के अंदर. कैसे पता चला? इसकी मूवमेंट जो है वो टूवर्ड्स दी जियो है, टूवर्ड्स दी अर्थ है. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इट इज दी रूट टिप. अच्छा, रूट टिप आप पढ़ते हैं, रूट टिप की सराउंडिंग में आपको मिलता है रूट कैप. तो बेटा यहाँ कहीं आपको मिलेगा ये, दिस वन इज दी रूट कैप. और ये आप स्टडी कर रहे हैं रूट एपेक्स. ठीक है बेटा, अब इस रूट एपेक्स के अंदर आपको एक मिल रहा है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो कंपैरेटिवली थिनर है, एक आपको मिल रहा है मिडिल रीजन, और एक आपको मिल रहा है बेटा लास्ट पार्ट, जहां पर जो रूट टिप है, सॉरी जो रूट ब्रांच है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, थोड़ी सी वाइडर हो गई है. जस्ट लाइक माई मार्कर ऐसे रखा हुआ है, तो क्या है ये शूट टिप है, शूट ब्रांच है. इसको ऐसे कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया. अब ये क्या कंसीडर करेंगे हम, दिस वन इज दी रूट ब्रांच. तो जहां से ये थिनर है, ठीक है, जहां से ये थोड़ा सा आपको पतला दिखेगा वो इसका क्या है, दैट इज दी एपेक्स पार्ट. फिर इंटरमीडिएट पार्ट, मिडिल पार्ट, और लास्ट में थोड़ा सा वाइडर हो गया, दिस इज द लास्ट पार्ट. ठीक, अब बेटा फर्स्ट जो आपको एपेक्स दिख रहा है, एपेक्स आपने पढ़ा था ना मेरिस्टेम के अंदर, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, तो वही एपेक्स है ये. और एपेक्स में आपको अगर आप देखें, सेल कुछ इस तरह के नजर आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, सेल भी ऑब्वियस होंगे आपको, और सेल के अंदर आपको लार्ज न्यूक्लियाई मिलेंगे, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. अभी सिर्फ डायग्राम बना रही हूँ, चीजें समझाऊंगी. उसके बाद बेटा आपको सेकेंड फेज मिल रहा है मिडिल रीजन के अंदर. यहाँ पर आपको सेल्स कुछ इस तरह के मिलेंगे. ठीक है, यानी इनमें आपको क्या नजर आ रही है, इनमें आपको प्रॉपर स्पेसेस नजर आ रही हैं. ठीक है बेटा, और साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कलर डिफरेंशिएशन के लिए मैं यहाँ पर अंदर ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देती हूँ. ये है बेटा इनका वैक्यूल. और फिर बेटा
लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाले पार्ट में जो आपको सेल्स नजर आएंगे, फिर रेड कर लेते हैं, वो आपको बेटा कुछ इस तरह के नजर आएंगे। ठीक है, और इसको आप देखें, मैं डबल इसकी बाउंड्री वॉल कर रही हूँ। अब क्यों कर रही हूँ वो रीजन तो समझाऊंगी आपको बाद में। जो चीजें बोर्ड पर नहीं लिखूंगी, पहले ही कह दिया है, उर्दू में करके ही कहीं पर लिख लें, लेकिन अपने पास उसको काइंडली नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह के सेल्स आपको नजर आएंगे। न्यूक्लियस बेटा यहाँ पर भी होगा, बट कंपैरेटिवली यहाँ इन वाले सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस जो है वो छोटा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टडी करते हैं किसको, सबसे पहले स्टडी करते हैं बेटा फॉर्मेटिव फेज को। फॉर्मेटिव फेज, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, फॉर्मेटिव, फॉर्मेशन, किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है। सो फॉर्मेटिव फेज, या इसको हम कहते हैं इनिशिएशन फेज, किसी चीज का इनिशिएट हो जाना। तो बेटा इस चीज को हम निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, बाहर इसलिए निकाल लेते हैं ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आए। ये हमने इसको बाहर निकाला। ठीक है, और सेल बेटा आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पर, अभी कुछ भी इनलिस्ट नहीं कर रही, पहले सारी चीजें बता रही हूँ, उसके बाद इनलिस्ट करूंगी। अगर हम थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके देखें बेटा, तो सेल मैंने ऐसे बनाए हैं एपेक्स के ऊपर। ठीक है, कुछ सेल्स ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पर। सेल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, और साथ में बेटा आपको क्या दिख रहा है, साथ में आपको इतना इनलार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आ रहा है। किसी दो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं बना रही, लेकिन होगा उनके अंदर भी। ठीक, अब इसको देखिएगा बेटा, सबसे पहले देखिए सेल कैसे हैं। सेल है यहाँ पर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, सेल यहाँ पर, इनके अंदर कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है, हर सेल दूसरे सेल के साथ क्लोजली पैक्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी फॉर्मेटिव फेज होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें सेल्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं, उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। करीब करीब होंगे तो दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगी। फिर एक और चीज आप देखें बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस आपको कैसा दिख रहा है, न्यूक्लियस इज इनलार्ज, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब याद कीजिएगा, आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें आप पढ़ते हैं माइटोसिस, यहाँ लिखकर बता देती हूँ, सिर्फ समझाना मकसद है बेटा। माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर आप दो डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिवीजन पढ़ते हैं, रिलेट कर रही हूँ, माइटोसिस का टॉपिक समझा नहीं रही। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, कभी आप लोग थ्योरीज के अंदर माइटोसिस के क्वेश्चन देना शुरू कर दें। माइटोसिस मेरा चैप्टर नहीं है, मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बॉटनी में सिर्फ रिलेट कर रही हूँ। माइटोसिस बेटा, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, और जब न्यूक्लियस डिवीजन होती है तो बेटा न्यूक्लियस डिवीजन भी, इसमें भी फर्दर आप स्टेप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जब न्यूक्लियस, और से सुनिएगा, माइटोसिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल ये डबल अप होता है। ठीक है, ताकि जब मदर सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो तो सबको इक्वल न्यूक्लियस मिले। ठीक, तो जब डबल अप होता है उसके लिए किन फेजेस से गुजरता है, इन 4 फेजेस से गुजरता है। जब 4 फेजेस से गुजर जाएगा तो फाइनली फिर इसके बाद बेटा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड होगा। तो ये जो सेल्स आपके सामने बने हुए हैं, ये कैरियोकाइनेसिस से गुजर चुके हैं, इनमें ये चारों स्टेजेस हो चुकी हैं, इसलिए इनका न्यूक्लियस बेटा कैसा है, न्यूक्लियस है इनका लार्ज और प्रोमिनेंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर फॉर्मेटिव फेज के अंदर सेल्स ने डिवाइड होना होता है, कंटिन्यूस डिवीजन होगी,
माइटोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर समझाने के लिए आपको कहूँ डिवीजन को हम क्या कहते हैं, सिंपल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ माइटोसिस होगा। माइटोसिस के लिए न्यूक्लियस इनलार्ज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो कैरियोकाइनेसिस से गुजर चुका है, और साइटोकाइनेसिस होगा तो ये एक सेल दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव फेज। इसी तरह से इसका एक और नाम भी है, इसको हम इनिशिएशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस की इनिशिएशन हो रही होती है। इन डिटेल बता दिया न्यूक्लियस क्यों इनलार्ज होता है, क्यों प्रोमिनेंट होता है। दूसरी चीज देखिए बेटा, आप पढ़ रहे हैं बॉटनी पार्ट। बॉटनी पार्ट में आप पढ़ते हैं जितने भी प्लांट सेल हैं उनके अंदर वैक्यूल होता है। अब यहाँ कहीं तो मैंने वैक्यूल बनाया ही नहीं है, ठीक है। इसकी दो रीजन है। सबसे पहले आपकी बुक को फॉलो करना है। सिन बोर्ड को हम 97 to 98% फॉलो करते हैं। सिन बोर्ड की बुक के अंदर लिखा हुआ है यहाँ वैक्यूल नहीं होता, ठीक है, बल्कि सिन बोर्ड में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर वहां पर बनावा नहीं है, तो आप समझ लें यहाँ पर वैक्यूल नहीं होता। अब वैक्यूल क्यों नहीं होता, उसके दो रीजन है। एक तो आप इसको देख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे कभी भी वैक्यूल नजर नहीं आएगा, हमेशा किस में नजर आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दूसरा, अभी बेटा ये न्यू सेल्स फॉर्म होने जा रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो इनके अंदर वैक्यूल होगा लेकिन बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड। मोस्टली सेल्स कैसे होंगे, नॉन वैक्यूलेटेड। लेकिन अगर किसी के अंदर वैक्यूल मौजूद होगा बेटा तो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, जो आपको नजर नहीं आएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, वैक्यूल नहीं है। फिर मैंने इस सेल के अंदर क्या नहीं बनाया, न्यूक्लियस नहीं बनाया, ताकि आप साइटोप्लाज्म समझ लें। तो बेटा साइटोप्लाज्म जितने भी फॉर्मेटिव फेज के सेल्स हैं उनका होता है गाढ़ा, डेंसर, थिकर। क्यों गाढ़ा होता है, क्योंकि जितने भी न्यू सेल्स फॉर्म होंगे उनके अंदर मटेरियल की सिंथेसिस वो किसकी वजह से होगी, इस साइटोप्लाज्म की वजह से। इसकी विस्कोसिटी कैसी होती है, विस्कोसिटी डेंसर होती है, साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप वॉल देखें, जो सेल वॉल मैंने यहाँ पर बनाई है, किसी भी सेल की ले लीजिए, हम दो सेल्स की ले लेते हैं, तो सेल वॉल आपको कैसी नजर आ रही है, सिंगल लेयर। तो सेल वॉल कैसी होती है, यहाँ पर सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, रिलेट कर रही हूँ, चैप्टर नहीं पढ़ा रही, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेल चैप्टर। बेटा वहां आपने पढ़ा होगा सेल में प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है, मिडिल लैमेला होता है। अभी ये जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ये बिल्कुल न्यूली फॉर्म सेल्स हैं, तो इनमें फर्स्ट वॉल बनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज दी प्राइमरी वॉल। तो यहाँ पर प्राइमरी वॉल है, किसी में भी मैंने सेकेंडरी वॉल नहीं बनाई। अब प्राइमरी वॉल जब भी बनी हुई होगी तो एक ही कंपोनेंट की बनी होती है, दैट इज सेलुलोज। आपने पढ़ा होगा सेल वॉल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो इसकी सिंथेसिस करते हैं, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जब भी पढ़ेंगे तो हमेशा किसकी बनी हुई होगी, तो सिंगल लेयर्ड होगी और सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, फॉर्मेटिव फेज के अंदर। जैसे ही न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं उनको पुश कर दिया जाता है टूवर्ड्स दी नेक्स्ट रीजन ऑफ द ब्रांच। न्यू सेल्स यहाँ पर बन गए, अब बनने के बाद ये शिफ्ट हो जाएंगे, ये पुश हो जाएंगे कहाँ पर, मिडिल रीजन में, और यहाँ कुछ न्यू सेल्स और बनना शुरू हो जाएंगे, फिर वो भी शिफ्ट हो जाएंगे मिडिल रीजन में, फिर न्यू सेल्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो आपको बेटा नजर आ रहा है यहाँ पर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, बेटा ये है यहाँ पर फॉर्मेटिव फेज। और जितनी सारी चीजें आपको बाहर निकाल कर समझाई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, उनको यहाँ पर इनलिस्ट कर रही हूँ। एज आई सेड, फॉर्मेटिव फेज इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इनिशिएशन
फेज। ठीक है, इसको हम और क्या भी कहते हैं, इनिशिएशन फेज। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आपको क्या क्या ऑब्जर्व होता है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हेडिंग बना दी है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और बेटा यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है इनलार्ज, और साथ में कैसा है, राउंडेड और स्फेरिकल। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको मिलता है साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पर डेंसर, और ये मैंने आपको बता दिया था डेंसर क्यों होगा। ठीक है, फिर बेटा सेल वॉल आपने पढ़ी यहाँ, और सेल वॉल मैंने आपको क्या बताया, सेल वॉल है ओनली यहाँ पर प्राइमरी, सी फॉर सेल एंड वॉल पूरा लिख रही हूँ, सेल वॉल ओनली। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई, और मैंने आपसे कहा मोस्टली सेल्स बेटा कैसे होंगे, मोस्टली नॉन वैक्यूलेटेड। और मोस्टली नॉन वैक्यूलेटेड क्यों होंगे, इसका रीजन बता दिया। एक रीजन ये हो सकता है, आपकी बुक में जो डायग्राम दी हुई है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की दी हुई है, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अभी न्यू सेल्स फॉर्म हुए हैं तो वैक्यूल बहुत छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्वियस हो जाएगा, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, प्राइमरी सेल वॉल, अभी मैंने आपको बताया जो चीज इंपॉर्टेंट है वो खुद ही इनलिस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। जब भी प्राइमरी सेल वॉल होगी तो बेटा हमेशा किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, और सेलुलोज वाली सेल वॉल हमेशा होती है मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, सेलुलोज वाली सेल वॉल हमेशा होती है हाईली फ्लेक्सिबल, इजीली वो डिवाइड और रीडिवाइड होते जाते हैं न्यू सेल्स के अंदर। मोस्टली नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, लेकिन वैक्यूल में बी प्रेजेंट, बल्कि यही वाली कंडीशन रख लें, दिस इज इट। अच्छा, डेंसर, डेंसर का भी मैंने आपको बताया, डेंसर क्यों होता है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है न्यू बनने वाले सेल्स को। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, इसको स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा, देन बताइएगा आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया। सेकंड फेज स्टडी करेंगे जी। स्क्रॉल कीजिएगा सर, वो जो बच्ची ने क्वेश्चन करा अगर कैरियोकाइनेसिस हो चुका है जी, जो बड़ा सा लिखा हुआ था नीचे, हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन करा हुआ है, मोहम्मद ने, आई गेस, मैंने फिर कहा था मैं आपको माइटोसिस इन डिटेल नहीं समझा रही, सिर्फ रीजन बता रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक है मोहम्मद कि कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब क्या है, टू ऑपोजिट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द टू ऑपोजिट पोल्स इन द सेल। ठीक है, बट कैरियोकाइनेसिस में मैंने सिर्फ किसको फोकस करा है, हेडिंग कैरियोकाइनेसिस की बनाई है, और मैंने आपको क्या बताया है, ये 4 फेजेस होते हैं। जब प्रो, मेटा और एना तीनों में बिल्कुल ऑपोजिट एंड के ऊपर जाता है ना, प्रो मेटा एना होता है, तो इनमें हो क्या रहा होता है, डबल अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस लार्ज नजर आ रहा है ना, उसको यहाँ रिलेट करा है। लार्ज होने की वजह क्या है, ये माइटोसिस के प्रोसेस से गुजर रहा है, इसको इन डिटेल नहीं बताया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट किसको करा है यहाँ पर, माइटोसिस को। ये माइटोसिस के प्रोसेस से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है
जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डबल अप हो जाएगा। डबल अप होगा तो आपको हर सेल के अंदर क्या नजर आएगा, एक लार्ज न्यूक्लियस नजर आएगा। और फिर ये दो में डिवाइड होगा, यहाँ देख लीजिएगा मोहम्मद, ये दो में डिवाइड होगा और उसके बाद जो पूरा सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस बड़ा होगा ना, उस चीज को फोकस करवाया है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं गई क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, सेल साइकिल आप बिल्कुल ठीक है, सेल साइकिल से सिर्फ रिलेट करा है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया। तो आपने क्या जहन में रखना है, काइनेसिस, तो जाहिर सी बात है काइनेसिस पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिवीजन हो चुकी होगी। हम इसको 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 फोकस कर रहे हैं। ठीक है अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बेटा हम नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं। और फर्स्ट जो फेज है उसको मैंने यहाँ पर इरेज नहीं करा, ताकि जब आप एक लास्ट में स्क्रीनशॉट कैप्चर करें तो आपके पास रिटर्न मटेरियल सारा आ जाए इकट्ठा एक साथ। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज बेटा इसको देखिएगा, मैंने आपसे कहा मिडिल फेज, मिडिल रीजन, इसमें आपको जो फेज मिलेगा दैट वुड बी इलोंगेशन फेज। ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। अच्छा, यहाँ बी मार्क करा हुआ है तो मैं भी यहाँ पर बी मार्क कर रही हूँ, बी फॉर इलोंगेशन फेज, सेकेंड फेज। अगेन बेटा इसको बाहर निकाल कर स्टडी करते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा विजिबल अच्छे से हो, क्लियर हो। ठीक, जब आप इनमें से किसी एक सेल को बाहर लेते हैं, लेट्स सपोज कोई भी शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरह के बेटा सेल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक, ये हो गए हमारे पास इलोंगेशन फेस के सेल। अब इसमें साथ में मैंने क्या करा हुआ है, उस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ बनाया हुआ है बेटा बहुत बड़ा, और बड़ा कर देते हैं इसको, बहुत बड़ा सा वैक्यूल, ये वैक्यूल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी बनाया हुआ है मैंने बहुत बड़ा वैक्यूल, और ये आ गया वैक्यूल। तो इनमें होता क्या है, इनमें जो वैक्यूल होता है वो इनलार्ज हो जाता है। गौर से सुनिएगा इसको। साथ में बेटा यहाँ पर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। अब जो न्यू सेल्स बनते गए, ठीक है, पहले मदर सेल्स थे, अब वो किस में डिवाइड होते गए, जल्दी जल्दी डॉटर सेल में डिवाइड होते गए। जब डॉटर सेल में डिवाइड होते गए तो ये आपको मिल रहे हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, इनका क्या हुआ, साइज जो है सेल का वो छोटा है और न्यूक्लियस जो है वो बड़ा है। फौरन से इनको पुश कर दिया गया कौन से फेज के अंदर, सेकेंड फेज के अंदर। अब सेकेंड फेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इलोंगेशन, इनलार्जमेंट। ठीक है, किस चीज की इलोंगेशन हो रही है, आप सबने पढ़ा हुआ है होम्योस्टेसिस चैप्टर, उसका बॉटनी पार्ट। ठीक है, बॉटनी पार्ट सारे ही ग्रुप्स ने पढ़ा हुआ है। तो बेटा बॉटनी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था टर्गर प्रेशर, अगर आपको याद होगा, इन डिटेल 3 प्रेशर्स पढ़ाए थे साथ। टर्गर प्रेशर याद करें, टर्जिडिटी का बढ़ना, जब बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यू सेल्स बने ना, अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने चीजों को सिंथेसाइज करना है, तो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। साइटोप्लाज्म कैसा है इनका, डेंसर है। अब ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो होगा क्या, सारा वाटर, ये है इनका वैक्यूल, सारा वाटर यहाँ एंटर होता जाएगा। जब वाटर यहाँ एंटर होता जाएगा तो टर्जिडिटी बढ़ती जाएगी। वैक्यूल की टर्जिडिटी बढ़ रही है, वैक्यूल इलोंगेट कर रहा है, और वैक्यूल की इलोंगेशन ये प्रेशर एक्सर्ट करती है सेल वॉल पर। वैक्यूल इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट होने के साथ साथ ये सेल वॉल के ऊपर बेटा क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और सेल वॉल बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो एज अ होल पूरा ही सेल वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, या क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही काम होता है, और वो क्या काम होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो वैक्यूल है उसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है,
वो वॉल के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करता है और सेल बाहर की तरफ एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इस फेज की पोजीशन कहाँ है? जस्ट आफ्टर दी फॉर्मेटिव फेज। जैसे ही फॉर्मेटिव फेज खत्म होता है उसके फौरन बाद से क्या स्टार्ट होता है? इलोंगेशन फेज। और सेल इस फेज के अंदर, इलोंगेशन फेज के अंदर क्या करता है? ये कोशिश करता है मैक्सिमम एक्सटेंड होने को, ठीक है। जितना एक्सटेंड हो सकता है उतना एक्सटेंड हो जाएगा। और सिन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है एक सेल 150 फोल्ड एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। सिन बोर्ड में नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ये चीज, तो आपको पता होनी चाहिए। इलोंगेशन फेज के अंदर एक सेल कितना एक्सटेंड कर सकता है? बेटा 150 फोल्ड। अब फोर्स बच्चों को समझ में नहीं आता तो फोल्ड का मतलब क्या होता है आप अपनी आसानी के लिए समझ सकते हैं, 150 टाइम्स, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज, यहाँ समझ लीजिएगा, बोर्ड के ऊपर फोकस रखिएगा। ये हमारे पास सेल है, ये इसने 1 टाइम फोल्ड एक्सटेंड करा, बड़ा हो गया, ठीक है। ये सेकंड फोल्ड लिया और बड़ा हो गया, ये थर्ड फोल्ड लिया और बड़ा हो गया। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ये इतने टाइम एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। जितना बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है उसको आप क्या कहते हैं? फोल्डिंग्स कहते हैं। एक बार बाहर फोल्ड, दूसरी बार बाहर फोल्ड, फिर थर्ड टाइम बाहर की तरफ फोल्ड, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी चीजें हो रही होती हैं। एंड एज आई सेड कि इलोंगेशन फेज, इसको बेटा और क्या भी कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज enlargement फेज, ठीक है। सारी चीजें समझा दी हैं आपको, सिर्फ इनलिस्ट कर रही हूं यहां पर। अच्छा जी, उसके बाद करते हैं ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस है आपको समझाने के लिए कि हमने क्या क्या समझा यहाँ पर। नंबर 1, अच्छा ऑब्जर्वेशन से पहले, अच्छा नहीं पोजीशन बाद में लिखेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा? यहाँ पर टर्जिडिटी इंक्रीज हो रही है। अब ये तो आपको पता ही है टर्जिडिटी क्यों इंक्रीज होती है, फिर भी लिख देती हूँ। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो प्राइवेट इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि मैं समझ नहीं आ रहा। वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 फोल्ड्स इलोंगेशन, या आप कह सकते हैं 150 फोल्ड्स एक्सटेंशन होती है। फोल्डिंग आना ना, जैसे आप वैसे रेगुलर लोकली भी यूज करते हैं फोल्ड करना। फोल्ड का मतलब क्या होता है? उसको तह दर तह करना। यहाँ फोल्डिंग के मीनिंग क्या है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड फर्दर एक्सटेंशन। और ये पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कर रही हूँ बॉक्स यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। अच्छा एक और चीज यहाँ पर पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो पोजीशन यहाँ मेंशन कर रही हूँ ऊपर। कहाँ मौजूद है ये फेज? इसकी पोजीशन क्या होती है टिप में? चाहे रूट टिप हो या फिर बेटा शूट टिप हो, जस्ट आफ्टर फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। कहाँ मौजूद होता है? फॉर्मेटिव फेज के बिल्कुल बाद मौजूद होता है। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज क्या होती है? यहाँ पर सेल attains its maximum size
मोस्टली सेल का जो साइज सबसे ज्यादा बढ़ता है, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, सेल का साइज अगर सबसे ज्यादा किसी फेज में, ग्रोथ फेज में बढ़ता है तो वो कौन सा फेज होता है? elongation phase. The phase which is responsible, the phase which is responsible for more extension of cell size या for more size increment of cell, more size increment of cell is elongation phase. ठीक है बेटा, और साथ में यहाँ एक और चीज देखिएगा, यहाँ आप देखें मैंने इंटरसेलुलर स्पेसेस वो भी शो करिए। तो यहाँ पर क्या मिलती है आपको? इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो एक और चीज बेटा यहाँ मिलती है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में मिलती है। एक और चीज यहाँ हो रही होती है, सेल एक्सटेंड कर रहा है, बड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज कर रहा है। तो जितनी भी चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं वो मेनली कंसर्न है किस फेज से? इलोंगेशन फेज से। बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको मटेरियल्स भी चाहिए। ठीक है, तो इस फेज में एक और काम हो रहा होता है, और वो क्या हो रहा होता है? सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, या साइटोप्लाज्म। होप सो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होगी? मटेरियल सिंथेसिस। ठीक है बेटा, ये सेकेंड फेज कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा एंड देन लेट मी नो यू आर डन विद इट। ओके आबिद, ठीक है, बस आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। आकिब ने क्वेश्चन करा है, जी बिल्कुल आकिब, एग्जैक्टली 154, चाहे आप रूट के रेफरेंस से स्टडी कर रहे हो बेटा या शूट के रेफरेंस से, दोनों में होगा। अच्छा सबाहत पूछ रही है, मिस इंटरसेलुलर स्पेसेस बता दें सबाहत। द स्पेसेस विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू सेल्स, या इन बिटवीन भी नहीं कहें, अमंग कहें। स्पेसेस विच आर प्रेजेंट among cells are known as intercellular. Inter means in between, cellular means cell. Cell के in between जो spaces हैं, those are known as what? Intercellular spaces. अगर आप देखें जो ब्रांच की डायग्राम बनी हुई है उसमें बी फेज के अंदर दिख रहा है कि सेल्स दूर दूर हैं, उनमें स्पेसेस मौजूद हैं। अबरार जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंसर्न। मिस क्या कर सकती हैं बेटा, आपके लिए यहाँ पर है। और दूसरी चीज, आप लोग की क्लास डिस्टर्ब भी बहुत हो रही थी, अगर आज मिस नहीं आती तो फिर वो एक और क्लास चली जाती। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंसर्न अबरार, थैंक यू। ओके आकिब जी, लाइबा थैंक्स फॉर योर कंसर्न्स। थैंक यू लाइबा, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा बेटा, एक लास्ट फेज रह गया है, उसको स्टडी करते हैं। आप सबने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया है, ठीक, उसके बाद फिर आपकी क्वेरीज लेंगे। और ये डायग्राम जो बाहर करके इनलार्ज करके बना रही हूँ उसका मेन पर्पस ही ये है आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पर लास्ट फेज को स्टडी करेंगे एंड दैट लास्ट फेज इज डिफरेंशिएशन फेज। अच्छा, आप एक चीज को गौर से सुन लीजिएगा, जब भी आपको कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ, किसी और बोर्ड से पढ़ाती हूँ, या आपकी बुक का पार्ट नहीं होता, या कोई एग्जाम्पल रिलेट करती हूँ, तो बेटा हमेशा मेंशन करती हूँ वहां पर कि ये चीज इस तरह से है, आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ रिलेट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करें कि बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ या हमने तो ये नहीं समझा।
सिर्फ रिलेट कर रही होती हूँ, और रिलेट भी इसलिए कर रही होती हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो किसी और एंगल से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, पढ़ना तो आपने यही है कि 3 फेजेस हैं। कौन कौन से? फॉर्मेटिव फेज, इलोंगेशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज। क्योंकि आपके सिंध बोर्ड में जो चीज दे दी गई है वो पत्थर पर लकीर हो गई, आपने वही पढ़नी है, गलत हो सही हो बस वही पढ़ के जाना है, ठीक है। जहाँ कॉन्ट्रोवर्सी होती है वो हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ मसला है, वो क्या है वो मैं बता देती हूँ। अगर आपकी क्लास में इस ग्रुप के अंदर, इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं इसी क्लास में, तो बेटा उसमें फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उन्होंने पढ़ा होगा 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं? फॉर्मेटिव फेज, इलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। फिर रिपीट कर रही हूँ, अभी कहा था नोटबुक के ऊपर करके कहीं लिख लिया करें, जो चीज बोर्ड पे मेंशन नहीं करती लेकिन एग्जाम्पल रिलेट करती हूँ। फॉर्मेटिव फेज, इलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज। किसके अकॉर्डिंग? फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो बेटा अगर आप सिंध के रीजन के अलावा पंजाब साइड पर जाकर कोई एंट्री टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं पंजाब की किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज के लिए, तो वहां पर जहन में रखिएगा, वहां हम 4 फेजेस पढ़ते हैं। मोस्टली आप लोग जो है वो सिंध में ही एनटीएस का टेस्ट वो अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने यही पढ़ना है, ठीक। अब उसको समझ लीजिएगा, हम क्या करते हैं सिंध बोर्ड के अंदर, हम मैचुरेशन को कंबाइन कर देते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। एक ही बात है, पहले हम समझते हैं उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट क्या होता है यहाँ पर। हमने किसी भी एक सेल को बाहर निकाल लिया, किसके एक सेल को बाहर निकाल लिया। अच्छा थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लेना तो आपको दोनों चीजें साथ मिल जाए। हम किसी एक सेल को यहाँ पर बेटा बाहर निकालते और उसको थॉरली स्टडी कर लेते थे यहाँ जी। तो देखिएगा यहाँ बेटा आप पढ़ते हैं एक डेफिनेट शेप होती है प्लांट सेल की, और वो क्यों होती है ये तो किसी छोटे से बच्चे से भी हम क्वेश्चन करें 6-7 क्लास के तो वो भी बोलता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल जो डेफिनेट शेप देती है वो कौन से रीजन में देती है बेटा? ये देती है डिफरेंशिएशन रीजन के अंदर या डिफरेंशिएशन फेस के अंदर। अच्छा यहाँ मैंने एक सेल सिर्फ उसको प्रोमिनेंट करा है, एक और तरीके से भी हम सेल को यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या तरीका है, आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी सेल को। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्राइमरी वॉल भी बन चुकी है, इसमें सेकेंडरी वॉल भी बन चुकी है, और इन बिटवीन जो स्पेस है वो किसकी होगी? मिडिल लैमेला की। सेल चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, इन डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बता रही, सिर्फ रिलेट कर रही हूँ। कभी कोई बच्चा बोले मिस एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर तो नहीं होता, ठीक है, तो मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ, रफ डायग्राम शो कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा बेटा अब हुआ क्या यहाँ पर, जब डिफरेंशिएशन फेज में आया, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत कम, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? सेल जैसे ही इनलार्ज हो जाता है और मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेता है, ठीक है, जितना मैक्सिमम साइज उसने अटेन करना था वो उसने अटेन कर लिया, उसके बाद उसको पुश कर दिया जाता है कहाँ पर? नेक्स्ट रीजन में। जो रीजन कैसा होता है? थिकर वाइडर रीजन होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अगर हमारे पास रूट है तो ये मेरे मार्कर का वाइडर रीजन है। अब जितने भी सेल्स यहाँ पर थे इन्होंने मैक्सिमम साइज को अटेन करा और फाइनली ये कहाँ पर आ गए? माइग्रेट कर आ गई है वाइडर वाले रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ जो सेल वॉल होती हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, उसमें डिफरेंट लिग्निन कंपोनेंट्स आकर डिपॉजिट होते हैं, लिग्निन के मादे कंपाउंड आकर जमा होना शुरू होते हैं, वॉल को क्या करते हैं? थिकन करते हैं। वॉल प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर वो भी बन जाती है, मिडिल लैमेला वो भी फॉर्म हो जाता है। अगेन थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर भी सिंथेसाइज हो रही होती हैं, लेकिन सेल का साइज हो जाता है बहुत बड़ा। मैंने तो जगह नहीं थी
स्पेस कमती छोटा बनाया है, ये इससे भी बड़ा हो जाएगा। कौन से फेज से? सेकेंड फेज से भी। तो बेटा यहाँ सेल का साइज जब बड़ा हो गया तो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस कैसा हो गया? स्मॉलर हो गया। वही बड़ा न्यूक्लियस था, सेल बड़ा होता जा रहा है, छोटी चीज है, सॉरी बड़ा न्यूक्लियस है और छोटी चीज है, तभी आपको न्यूक्लियस बड़ा लग रहा है। अब न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है, स्पेस बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? कंपैरेटिवली सेल बड़ा लगने लगेगा और न्यूक्लियस छोटा लगने लगेगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, न्यूक्लियस छोटा नहीं हुआ, न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है, सेल बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है? अब न्यूक्लियस कंपैरेटिवली स्मॉलर दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ से मैं इस रूट हेयर को इरेज कर रही हूँ और बेटा ये फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये जो आपको रीजन मिलेगा ये किस चीज का मिलेगा? ये आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन फेज का। ठीक, अब डिफरेंशिएशन किस तरह से होती है? आप करते हैं 3 टाइप के सेल्स, ये मैं आपको रिलेट कर रही हूँ ताकि ये फेज आपको आसानी से समझ में आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। बेटा आप पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब ये 3 टाइप के सेल्स पढ़ते हैं आप। अभी मैं उनको पढ़ा नहीं रही हूँ, वो आप कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 2 के अंदर, सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, सिर्फ आपको वहां रिलेट कर रही हूँ कि होता क्या क्या है। पैरेन्काइमा प्राइमरी वॉल्स होती हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है, लिविंग नेचर के होते हैं, प्राइमरी वॉल्स होती हैं, फिर उनकी वॉल थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट मटेरियल्स आकर वहां पर डिपॉजिट होते हैं, वॉल थिकेंड होती है, तो पैरेन्काइमा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कॉलेन्काइमा के अंदर। तो पैरेन्काइमा डिफरेंशिएट हो जाता है किसके अंदर? कॉलेन्काइमा के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट कह लें या आप कह लें डिफरेंशिएट हो गया। और वही कॉलेन्काइमा अगर इतना हार्ड हो जाए कि उसकी लिविंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? स्क्लेरेन्काइमा। फिर बेटा वो क्या कर गया? कॉलेन्काइमा डिफरेंशिएट कर गया स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। तो ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा यहाँ पर जो टिप के ऊपर सेल्स मौजूद है, या आप कह सकते हैं जो फॉर्मेटिव फेज के अंदर सेल्स मौजूद हैं, इन सबकी नेचर क्या है? दीज आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर। ठीक है, सारे ही क्या हैं? पैरेन्काइमेटस इन नेचर। अब ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ऊपर करके बुक पर कहीं पर लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ लिखा फ्लेक्सिबल। ठीक है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, साथ में क्या है? पैरेन्काइमेटस इन नेचर। ठीक, उसके बाद यहाँ तक भी क्या है? पैरेन्काइमेटस इन नेचर। फिर डिफरेंशिएशन वाले फेज में आकर ये डिसाइड करते हैं आया पैरेन्काइमा ही रहना है या कॉलेन्काइमा में डिफरेंशिएट करना है या फिर स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आपने फर्स्ट ईयर बायो पढ़ी होगी, सारे ही सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स, उनसे मुखातिब हूँ, जितने भी सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप एक और चीज पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम की कॉम्पोनेंट्स, डिफरेंशिएशन समझा रही हूँ 2 तरीकों से, एक समझा दिया एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल बेटा आप जब पढ़ते हैं जाइलम तो जाइलम के पढ़ते हैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। एक आप पढ़ते हैं जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीज। तो जाइलम का जाइलम वेसल और ट्रैकीड के अंदर डिफरेंशिएट करना, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी डिफरेंशिएशन फेज से रिलेटेड है। ठीक है, जाइलम अपने कंपोनेंट्स में जो डिफरेंशिएट करता है, ये भी किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन फेज ऑफ ग्रोथ फेज। ठीक, अब होता क्या है? जाइलम बन चुका है, अगर इसने जाइलम वेसल में कन्वर्ट होना है तो बेटा ये क्या करेगा? और एक्सटेंड करेगा और लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी जो वॉल्स हैं इसके अंदर पोर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या फॉर्म होंगे? पोर्स फॉर्म होंगे, और आप कहते हैं वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर पिटेड। ठीक है, उसमें पिट्स मौजूद होते हैं, या वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर पोरस, वो पोरस होती हैं। या एक और चीज आप पढ़ते हैं,
आप पढ़ते हैं सिल्ट्स फॉर्मेशन या सिलिट फॉर्मेशन, खांचों का बनना, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मार्कर है, सपोज कीजिए ये क्या है, ये एक जाइलम वेसल है, मैंने एक ब्लेड लिया और इसमें यूं तिरछा कट लगा दिया इस तरह से, तो यहाँ क्या बन गया, एक स्लिट बन गया ना। तो ये चीज मैं आपको क्या समझा रही हूँ, सारी चीजें जाइलम होती है स्टार्ट में, जैसे ही डिफरेंशिएशन फेज स्टार्ट होता है, या इसको हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज, तो फिर अब जितने भी सेल्स बने हैं वो मैच्योर होंगे। कैसे मैच्योर होंगे, जो जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी वेसल के अंदर क्या होना चाहिए, पिट्स होने चाहिए, स्लिट्स होने चाहिए, पोर्स होने चाहिए। तो लास्ट स्टेज में जब पिट्स बन जाएंगे, पोरस हो जाएंगी, एक्सटेंड कर जाएंगी फुली, तो आप उसको क्या कहेंगे, अब ये मैच्योर हो गई। मैच्योर हो गई तो कौन सा फेज कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएशन फेज। इन डिटेल समझाया है। दो एग्जांपल्स भी कोट किए, पैरेन्काइमा का कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट करना, और जाइलम का वेसल और ट्रैकीड में डिफरेंशिएट करना। चैप्टर 14 खोल के देख लीजिएगा, बॉटनी सेक्शन ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वहां पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी जाइलम वेसल की, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतने पार्ट को जो है वो आप कैप्चर करना चाहें तो कर लें। एग्जाम्पल है, फिर मैं लिस्ट करती हूँ। खांसी नहीं, लेकिन गर्मी लग रही है यहाँ। हाँ, फैन नहीं चला, वो वाला फैन नहीं चला सकते। चले, बंद कर लिया। नहीं बस सही, अब तो एंड हो गया। होप सो बेटा आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा या तो रफली सा, या आपने इस पार्ट को स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा, क्योंकि मैं इसको रेस कर दूंगी, ठीक है। पिटेड होना, पोरस होना, या फिर स्लिट्स फॉर्मेशन, यहाँ लिख देती हूँ स्लिट्स फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैचुरेशन हो रही है, कहीं रफली नोट कर लीजिएगा इसको। मैचुरेशन हो रही है किसके अंदर, जाइलम वेसल्स इनके अंदर, क्योंकि जाइलम का काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट का। तो अब मैं जो आपको बात बता रही थी, मैचुरेशन भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं सिनबोर्ड के अंदर डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम फेडरल बोर्ड से रेलिवेंट बात कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, मैचुरेशन। मैचुरेशन में साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस और चीजों की सिंथेसिस होती रहेगी, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल्स कंपाउंड की सिंथेसिस, साथ में मैचुरेशन फेज में क्या होगा, और साइज एक्सटेंड होगा, ठीक है। यहाँ तो एक्सटेंड हुआ था, मजीद एक्सटेंड होगा ताकि प्रॉपर मैच्योर हो जाए, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेगा। तो वो लोग क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक और फेज आता है, एंड दैट इज मैचुरेशन फेज, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसको कलेक्टिवली। अब जितनी चीजें आपको बताई हैं वो सारी यहाँ पर लिस्ट कर रही हूँ। एज आई सेड, डिफरेंशिएशन भी कहेंगे, एंड दिस फेज इज आल्सो नोन एज मैचुरेशन फेज, ठीक है बेटा। फिर पोजीशन, पोजीशन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फेज के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं थी। इन पोजीशन इज, आप सबको पता है बेटा कहाँ मौजूद होगा, जस्ट बिहाइंड या जस्ट आफ्टर सेकेंड फेज, जस्ट आफ्टर इलोंगेशन फेज। और फाइनली बेटा हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, जो आपने अभी सारा कुछ ऑब्जर्व करा डायग्राम के थ्रू कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सेल वॉल थिकनिंग होती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेल वॉल थिकनिंग का मतलब क्या है, डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है बेटा।
होप सो क्लियर हो रहा हो, नजर आ रहा होगा। ये फॉन्ट इससे बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पर। नंबर 1, फिर कंपैरेटिवली का वर्ड यूज कर रही हूँ। कंपैरेटिवली न्यूक्लियस कैसा है? स्मॉलर। This is the symbol of nucleus. Comparatively, nucleus is smaller. है वही इन लार्ज न्यूक्लियस, लेकिन नजर अब कैसा आ रहा है आपको? स्मॉल नजर आ रहा है। ठीक है, एक और चीज लिस्ट कर देते हैं यहाँ पर। डेफिनेट इंटरसेलुलर स्पेसेस, और एक और चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पर। जी, दैट इज इट। ठीक है बेटा, ये सारे फेजेस कंप्लीट हो गए, इन डिटेल हमने स्टडी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास आपकी बहुत डिस्टर्ब रही है, आई नो वेरी वेल। उसका क्या रीज़न था वो आप सबको भी पता है। एंड आपकी क्लास बहुत अच्छी है, जितने भी ग्रुप्स कंबाइन है। तो बेटा लास्ट में जब हम चैप्टर एंड करेंगे, मुझे लगा कि कुछ चीज़ें आपको थॉरली बतानी चाहिए, या वर्कशीट जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन का टाइम है, तो आपकी क्वेश्चंस लेते, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। इट्स टाइम फॉर योर क्वेरीज। स्क्रीनशॉट लाजमी कैप्चर कर